हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख। फ्रेंड्स, आज वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 12th स्टैंडर्ड एसपीसीसी यानी कि सेक्रेटरीड प्रैक्टिस एंड कमर्शियल कॉरेस्पोंडेंस। इसका जो सेकंड पार्ट है सेक्रेटरीड प्रैक्टिस, उसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि इश्यूज ऑफ शेयर्स, उसका सेकंड वीडियो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है, मैं जो उसका एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं वो हमने देखा। अब हम लोग जो सेकंड जो प्रोसीजर जो है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर का। वो है हमारा प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, यानी किस तरह से हम लोग शेयर अलॉटमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट: allocation of shares issued among applications received from general public against shares offered for subscription and crediting the share allotted to demat account of the respective applicant is called share allotment। यानी एलोकेशन यानी कि किसको देना है, हमें किसको ये शेयर हमें देना है, इस जो प्रक्रिया जो है, यानी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको हम कुछ कैटेगरीज में हम लोग इसको बांटते हैं। वो कैटेगरी में बांटने के बाद फिर हम लोग उसको वहाँ पे कंपेयर करते हैं कि कितने हम अलॉटमेंट करना था, उसके सामने कितनी एप्लीकेशन आई है, और फिर उसको प्रोपोर्शनेटली फिर हम लोग उसको अलॉट करते हैं। तो जो पूरी जो प्रोसेस जो है एलोकेशन करना है, तो उसको जो हमने पहले जो एप्लीकेशंस जो आई थी जनरल पब्लिक के पास से, जो हमने उसको ऑफर किया था, फिर जो उसके बेस के ऊपर हमने कैटेगरी किया। कैटेगरी करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज वाले, ये मिल के सब लोग ने डिसाइड किया कि किसको ये अलॉटमेंट करना है। फिर जो अलॉटमेंट जो करने के बाद फिर जो उसका जो शेयर्स जो होता है वो उसके डिमेट अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट इज कॉल्ड द अलॉटमेंट, और ये पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट करना। तो इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट में सबसे पहले receiving the share application and blocking the application amount in the bank account of the applicant by the recognized bank branches for ASBA procedure and submitting the applications to syndicate members appointed by the company for the public issue। यानी सबसे पहले इसका प्रोसीजर में ये होता है कि जो एप्लीकेशन जो है उसको रिसीव की जाएगी, और जो एप्लीकेशन जो की गई थी उसका जो अमाउंट जो बन रही थी वो अमाउंट असबा अकाउंट के अंदर वहाँ पे उसको ब्लॉक किया जाएगा। यानी जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के ही बैंक अकाउंट के अंदर वहाँ पे उसने असबा अकाउंट होगा, उस अमाउंट उस अकाउंट के अंदर उतनी रिस्पेक्टिव अमाउंट जो जितनी जितनी कीमत की उसने एप्लीकेशन की है उतनी कीमत वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और इस चीज़ का जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सिंडिकेट मेंबर जो होगा, बैंक यानी जिसको अपॉइंट किया होगा, उसको यहाँ पे इसको इन्फॉर्म किया जाएगा। सेकंड है अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर अपलोड की जाएगी जितनी भी शेयर एप्लीकेशंस आई थी उसकी पूरी डिटेल जो है उसको अपलोड किया जाएगा, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, क्या नाम है, क्लास ऑफ इन्वेस्टर यानी जो 4 क्लास में हमने बांटा था वो कौन सी कैटेगरी में आएगा वो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर यानी कि कितने शेयर्स के लिए उसने यहाँ पे अप्लाई किया है, बिड अमाउंट और कट ऑफ प्राइस, उसने कितने कीमत के ऊपर उसने मांगा है कि भाई ये फला प्राइस के ऊपर मुझे मिलेगा तो मुझे चाहिए, तो वो भी बिड अमाउंट उसने उसमें लिखी होगी, वो भी मेंशन किया गया। एप्लीकेशन नंबर, जो फॉर्म होगा तो जो फॉर्म होता है उसका जो नंबर होगा वो भी मेंशन किया जाएगा। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है यानी कि एनएसडीएल और आईएसडीएल जो एनएसडीएल और आईएसडीएल जो है उसकी जो आईडी होगी वो भी मेंशन की जाएगी। डीमेट अकाउंट नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर शेयर अलॉट होता है तो वो शेयर कहाँ पे डिपॉजिट होगा, उसके डीमेट अकाउंट में होगा, तो ये भी कंपलसरी है। अमाउंट पेड एक्सेट्रा, और अगर कोई कीमत उसने पे कर दी है तो उसकी भी यहाँ पे पूरी डिटेल जो है वो दर्ज की जाएगी। बाय सिंडिकेट मेंबर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब जो पूरी जो डिटेल है वो कौन करेगा, जो सिंडिकेट जो मेंबर जो होगा, यानी जो उसका जो एजेंट होगा या तो जो शेयर ब्रोकर होगा जो भी होगा, वो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल को प्रिपेयर करेगा। थर्ड पॉइंट इज डिटेल ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर सेंट बाय द सिंडिकेट मेंबर टू द रजिस्ट्रार टू द इश्यू एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर जो पूरी जो एप्लीकेंट की जो पूरी इसने जो डिटेल बनाई है वो रिसीव करके वो सिंडिकेट मेंबर जो है वो रजिस्ट्रार टू इश्यू और जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होगा उसको वहाँ पे ये पूरी डिटेल को सेंड करेगा। ना फोर्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, applications received are classified into different categories of the investor like retail investor, high net worth investor, institutional investor and employees of the company by the registrar to the issue and the statement containing all details is prepared। और जब एप्लीकेशन आ गई बाद में उसको 4 कैटेगरी के अंदर उसको बांट दिया।
फिर फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट among applicants from various categories of investors is decided jointly by the registrar to the issue, lead manager, syndicate member and company secretary and board of the directors. अब जब सबको हमने कैटेगरी में बांट दिया तो कैटेगरी में बांट देने के बाद फिर ये सब लोग मिल के, यानी कि जो रजिस्ट्रार टू इश्यू जो है वो, फिर लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी का सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सब लोग मिल के बैठ के फिर लोग चर्चा करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन लेंगे कि भाई इसमें से कौन सी कैटेगरी में से किन किन एप्लीकेंट को हमें शेयर्स को अलॉट करना है। देन सिक्स प्रोसेस इज शेयर्स आर अलॉटेड टू वेरियस एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ प्री डिसाइडेड फॉर्मूला ऑफ द अलॉटमेंट। तो अगर एप्लीकेशंस जो है वो अगर ज़्यादा आ जाती है, यानी जितनी हमें इश्यू करनी थी उससे अगर ज़्यादा आ जाती है, तो फिर उसका जो एक प्री डिसाइडेड एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला के मुताबिक फिर वो लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे कि किन किन लोगों को कितनी कितनी एप्लीकेशंस अलॉट की जाएगी, कितने कितने शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद है सेवन्थ प्रोसीजर, स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार टू द इश्यू एंड सेंड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड सेबी। फिर जो अलॉटमेंट हम लोग जो करेंगे तो उसका एक स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट के अंदर पूरी डिटेल मेंशन की होगी कि भाई किसको हमने ये शेयर्स अलॉटमेंट किया है, कितने नंबर्स हमने उसको अलॉटमेंट किए हैं, शेयर्स के कितने हमने, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने अलॉट किए हैं, और उसका जो डीमेट अकाउंट है उसकी हम लोग जो डिटेल है वो पूरे यहाँ पे बनाई जाएगी। और इसकी जो पूरी डिटेल हो किसको भेजी जाएगी, ये भेजी जाएगी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी एंड सेबी को, ये तीनों को इसकी पूरी डिटेल सेंड की जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, शेयर्स आर क्रेडिटेड टू द डीमेट अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट्स बाय डिपॉजिटरी एंड एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म रिगार्डिंग शेयर्स अलॉटेड और नॉट थ्रू SMS एंड ईमेल बाय डिपॉजिटरी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर यहाँ पे बताया जाएगा जिस शेयर होल्डर को, यानी कि जो एप्लीकेंट था, जो इन्वेस्टर था, उसको अगर शेयर्स अलॉट हुए तो उसके बारे में उसको डिटेल दी जाएगी। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपके डीमेट अकाउंट के अंदर इतने शेयर्स है वो आपके क्रेडिट हुए हैं, यानी कि कंपनी ने आपको इतने शेयर्स अलॉट किए हैं और वो आपके अकाउंट के अंदर अब क्रेडिट हो चुके हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो SMS या तो उसको ईमेल के जरिए मिलेगी। देयर आफ्टर लीड मैनेजर टेक्स फर्दर एक्शन टू लिस्ट द शेयर्स और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद फिर लीड मैनेजर जो है उसका काम ये रहेगा कि जो शेयर अलॉट हो चुके हैं तो अब ये जो कंपनी के जो शेयर्स उसने जो इश्यू किए, ये जो कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा उसके ऊपर जाके पहले लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार लिस्टिंग होगा तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो कंपनी के वो इस प्रकार के शेयर वहाँ पे दिखेंगे, तभी जाके फिर जो जिसको भी शेयर्स जिसको इश्यू हुआ है, जिसको अलॉटमेंट हुआ है, अगर उसको किसी को बेचना है तो वो बेचने के लिए फिर क्या करेगा, उसको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज की मदद से ही वो बेच सकेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज जब उसको अलॉटमेंट हो चुका है तो अलॉटमेंट होने के बाद अगर उसे बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर लीड मैनेजर ने वहाँ पे अगर लिस्टिंग नहीं करवाया होगा तो वहाँ पे हमारी कंपनी का जो है नाम वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा तो जिसको शेयर्स अलॉट हुए थे वो उसको बेच नहीं पाएगा। तो इसीलिए लीड मैनेजर का नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो क्या रहेगी यहाँ पे, कि जैसे ही शेयर अलॉटमेंट होता है तो तुरंत ही वो स्टॉक एक्सचेंज जो होगा वहाँ पे अपनी कंपनी का नाम को लिस्टिंग करवाएगा, ताकि जो शेयर होल्डर्स होंगे वो फिर उसको अगर आगे फर्दर किसी को ट्रांसफ़र करना है या बेचना है तो उसको वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, किस तरह से शेयर अलॉटमेंट होता है। लेकिन शेयर अलॉटमेंट करते वक्त कुछ चीज़ों को प्रोविजंस है, यानी कि उसके लिए कुछ प्राविधान बनाए गए हैं, बराबर। तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं, कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो certain restrictions are imposed on allotment of shares under the Companies Act 2013 and guidelines issued by the SEBI. Some of them are as under. कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी, उसके तहत बताया गया कि भाई कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर यहाँ पे रोका गया है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप लोग शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा आप लोग। सबसे पहला है कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट इन अ पब्लिक इश्यू। कंपनी जो है वो डिस्काउंट के ऊपर शेयर को इश्यू नहीं कर सकती है, ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड, a minimum of 10% of shares issued will be reserved for the retail investor in a public issue। यानी कि जो हमें शेयर अलॉटमेंट करना है उसमें से कम 10% है वो हमारा जनरल पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% हमें रिजर्व रखना कंपलसरी है।
थर्ड, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर हैव टू मेक एप्लीकेशन थ्रू असबा प्रोसेस ओनली। और जिस भी प्रकार के जो 4 कैटेगरी है, वो कोई भी कैटेगरी का इन्वेस्टर होगा वो सबको असबा एप्लीकेशन के थ्रू ही ये शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अब फिजिकल एप्लीकेशन नहीं करेगा, यानी कि असबा एप्लीकेशन के अलावा अब किसी भी प्रकार से यहाँ पे परचेस करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। फोर्थ इज entire process of public issue including opening of subscription, accepting application, allotment of share and listing of shares on recognized stock exchange is to be completed within 10 days। यानी जो पूरी जो प्रोसेस है, यानी कि जब हमारे ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिस दिन से एप्लीकेशन करना शुरू हुआ तब से लेके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना, उसके बाद अलॉटमेंट करना, फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपना नाम को लिस्टिंग कराना, ये सब के लिए मिलके इसको टोटल 10 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस इसको पूरा करना पड़ेगा। देयर आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ शेयर अलॉटेड विल बी कमेंस ऑन ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद ही फिर जिसको शेयर अलॉट हुआ है वो अगर अपने शेयर्स को किसी और को बेचना चाहता है तो वो बाद में बेच सकता है। तो ये कब हो सकता है? जब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब कंपनी का नाम लिस्टिंग होगा तो ही ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए उसके लिए एक टाइम पीरियड बांधा गया है कि इतने दिन के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए। फिर पांचवी कंडीशन क्या है? डीमेट अकाउंट इज कंपलसरी फॉर अप्लाइंग फॉर शेयर्स एंड द शेयर विल बी क्रेडिटेड इनटू डीमेट अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट ओनली। यानी पहले ये बताया गया कि एप्लीकेशन आप सिर्फ असबा से ही कर सकते हो, और दूसरा ये बताया गया यहाँ पे कि भाई डीमेट अकाउंट भी होना जरूरी है, क्योंकि जब अलॉटमेंट होगा तो कंपनी शेयर कहाँ पे क्रेडिट करेगी, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होना भी जरूरी है। तो डीमेट अकाउंट के अंदर ये जो है आपको जो शेयर अलॉट होंगे वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्स्थ वाला जो है वो, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स इश्यूड विच आर नॉट अंडर रिटर्न मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। The company cannot issue shares if application received are less than 90% of shares minimum subscription issued। यानी कि अगर हमें जो शेयर इश्यू करने की हमने जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था, अगर उसके 90% की अगर एप्लीकेशन हमें आती है तभी जाके हम लोग जो है शेयर्स को अलॉटमेंट कर सकते हैं और इश्यू कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे शेयर्स को इश्यू नहीं कर पाएंगे। यानी 90% हम जितने भी, यानी कि अगर हम लोग 1000 शेयर्स अगर हम लोग इश्यू करना चाहते हैं, अगर सपोज के 1000 शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी कंपलसरी। अगर 900 से बिलो आती है तो फिर हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन आती है किसी को भी हम लोग शेयर अलॉट नहीं कर सकते, किसी को भी हम लोग शेयर इश्यू नहीं कर सकते। 7th पॉइंट, तो ये जो 6 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज ध्यान रहना चाहिए, ये भी MCQ या 1 मार्क में पूछा जाता है। 7th point is company is required to issue share through book building process if certain criteria laid down by the SEBI are fulfilled by the company। यानी जो कंपनी को ये चाहिए कि जो शेयर इश्यू करना है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए करना है, यानी अपना कैपिटल रेज करने के लिए ये करना है, और जो गाइडलाइंस जो बताई गई है वो सेबी की वो पूरी फुलफिल भी करनी पड़ेगी। इफ शेयर्स आर इश्यूड एट फिक्स्ड प्राइस decided in advance, the company must get the prospectus sanctioned by the SEBI, and if shares are issued through book building process, the company must get the red herring prospectus sanctioned by the SEBI। जो फिक्स प्राइस के ऊपर अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हमें जो हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो सेबी के पास है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास हमें ये अपना प्रोस्पेक्टस को सैंक्शन करवाना है। और अगर हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए अगर हम लोग ये करवाना चाहते हैं तो हमें रेड हेरिंग का जो प्रोस्पेक्टस है वो भी हमें सैंक्शन तो हमें सेबी के पास ही करवाना पड़ेगा। 9th जो पॉइंट है वो है अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और द अमाउंट डिसाइडेड बाय द सेबी मस्ट बी कॉल्ड अप एज शेयर एप्लीकेशन मनी। अब सपोज के शेयर की कीमत, अगर हमारी एक शेयर की कीमत 100 रुपये है तो कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू यानी कि 5%, तो यानी कि 5 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे हर एक एप्लीकेंट को भरने पड़ेंगे। यानी असबा अकाउंट में उसका उतना एक शेयर के 5 रुपये उसके वहाँ पे एप्लीकेशन मनी के टाइम तौर के ऊपर उसका ब्लॉक होना ज़रूरी है। यानी 5% से कम एप्लीकेशन मनी आप लोग नहीं ले सकते, तो कम से कम 5% आपको एप्लीकेशन मनी के टाइम पे ही आपको अपनी शेयर की कीमत यहाँ पे एप्लीकेंट के पास से लेनी है, ये भी एक इसका रूल है। फिर नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द लिस्टिंग ऑफ द शेयर। और कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके साथ इसको क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग भी, अपनी कंपनी का नाम भी वहाँ पे लिस्टिंग करवाना पड़ेगा।
द कंपनी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी कंपनी टू क्रेडिट द शेयर अलॉटेड। और फिर कंपनी को जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो लोग फिर उनके डीमेट अकाउंट, जो इन्वेस्टर है उसके डीमेट अकाउंट के अंदर वो लोग जो शेयर्स है उसको क्रेडिट कर सकेंगे। 12th point is the minimum subscription and its effect must be disclosed in the prospectus। जो यानी मिनिमम यानी कि जो 90% बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इश्यू करने वाले हैं और उसके सामने हम टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिनिमम हमारे पास आना चाहिए, यानी कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आनी चाहिए, वो हमें अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर इसको मेंशन करना ये ज़रूरी है। इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है। 13 द कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेबी फॉर मेकिंग ए पब्लिक इश्यू। और जब हमें अगर पब्लिक में अगर कोई शेयर्स इश्यू करना है तो उसके लिए भी सेबी ने कुछ प्रिस्क्राइब बता के रखा होगा कि आपके पास कम से कम इतना नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका खुद का भी इतना कैपिटल, आपके खुद की इतनी एसेट्स ये सब होना ज़रूरी है। एंड लास्ट the promoters have also purchased shares in the public issue. They cannot sell such shares for a certain of period as prescribed by the SEBI. The period is known as lock-in period। यानी जो प्रमोटर है, यानी जिसने इस कंपनी की स्थापना करने की जो सोच लगाई थी, जिसने जो इसको स्थापना की है, वो कंपनी के जो प्रमोटर है वो खुद भी पब्लिक इश्यू के अंदर जाके वो खुद पब्लिक शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रमोटर ने जब ये शेयर को परचेज कर लिया तो फिर ये उसको कुछ सर्टेन पीरियड यानी कि कुछ समय तक वो उसको बेच नहीं सकता है, क्योंकि फिर क्या होगा कि एक बार परचेस कर लिया, फिर अगर लॉकिंग नहीं लगाया गया तो फिर क्या होगा कि वो बेच देगा, तो उसमें मुनाफा कमाने की ये नीयत रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे इसीलिए बताया, सेबी ने बताया कि भाई इतने कुछ एक प्रिस्क्राइब टाइम बताया गया कि इतने टाइम तक आप अगर खुद एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन करके अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो आप लोग उस शेयर्स को बेच नहीं सकते कुछ टाइम तक। तो इसको जो पीरियड है, जो टाइम तक ये बेच नहीं पाता है जो प्रमोटर है, वो अपने शेयर्स को कुछ जो रेस्ट्रिक्शन बताया गया कि इतने टाइम तक आप बेच नहीं सकते, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, उस टाइम को बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो ये लॉक इन पीरियड वाला है, वो भी आपको 1 मार्क या तो एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो आज वीडियो में हमने देखा, जो पूरा शेयर अलॉटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो, और उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम लोग शेयर्स को अलॉटमेंट नहीं कर सकते, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो इस मेरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अकाउंटेंसी, एसपीसीसी और बिजनेस यानी कि ओसीएम के वीडियोस देखने के लिए भी आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।